ठीक है, ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, एक हमने इसका न्यूमेरिकल के लिए कैलकुलेशन किया जिसमें K1 T1 टेम्परेचर पे है, K2 T2 पे है, तो हमारा क्या इक्वेशन बनता है, log ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू E बाई 2.3 R ब्रैकेट 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी तो हो गए थे, कोई शीट दी थी आपको। आगे टॉपिक करना है फिर पहले नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने करना है क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो आज कैटलिस्ट का इफेक्ट हम पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किसे कहते हो आप? कृष्णा बताओ। जो रिएक्शन को फास्ट बना देता है ना, फास्ट बनाता है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ऐड करना है। फास्ट बनाता है लेकिन इसका जो खास कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि कंज्यूम नहीं होता। अगर कंज्यूम हो गया फिर तो रिएक्टेंट है। जितने ग्राम आप डालोगे उतने ग्राम आपको लास्ट में मिल भी जाएगा। अगर 10 ग्राम कैटलिस्ट आपने यूज किया तो फाइनली प्रोडक्ट में 10 ग्राम आपको वापस मिल भी जाता है। तो फिर साथ में हम ये लाइन अटैच करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस अगर रेट इंक्रीज करता है तो वो कैटलिस्ट है, लेकिन साथ में क्या अटैच करेंगे, विदाउट बीइंग कंज्यूम, रिएक्शन में कंज्यूम नहीं। कुछ एक और कैरेक्टरिस्टिक भी हैं, पहले हम थ्योरी के 2-3 पॉइंट लिखेंगे जिसमें आपको कंफ्यूज करेगा खासकर मल्टीपल में, फिर क्वांटिटेटिव इफेक्ट इसका अर्हेनियस इक्वेशन से निकल जाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख रहे हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। अगर डेफिनेशन कहा जाए, डेफिनेशन इज a substance that increase rate of reaction without being consumed। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन रेट बढ़ाता है लेकिन कंज्यूम नहीं होता, उसे क्या कोई एग्जांपल दे सकता है कैटलिस्ट की? पूरा रिएक्शन बोलो। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, तो इसके एग्जांपल हमने ये पढ़ा हुआ, आप ये दे सकते हो, इथीन है, इसमें हाइड्रोजन डालना है, रिएक्शन बहुत स्लो है, लेकिन हम कैटलिस्ट डालते हैं कौन सा, निकल या प्लैटिनम या प्लेडियम। रिएक्शन किसी को याद आ रहा है कैसे होता है? डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, एच एच ऐड हो जाएंगे तो डबल बॉन्ड बिकम सिंगल। अच्छा, ठीक है। ये अमोनिया वाला याद आ रहा है, अमोनिया का हेबर प्रोसेस, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन, इससे क्या बनता है, अमोनिया, और इसमें आयरन कैटलिस्ट यूज होता है, आयरन। ठीक है, या KClO3 का दिया हुआ है डिकम्पोजिशन, KClO3 डिकम्पोज हो जाता है हीटिंग से KClO2 में, इसमें आप MnO2 यूज कर सकते हो कैटलिस्ट। वैसे बहुत सारे एग्जांपल हमें और भी मिलेंगे, मींस आप खुद से भी एग्जांपल दे सकते हो कैटलिस्ट की। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन को रेट को बढ़ाएगा विदाउट बीइंग कंज्यूम, उसे हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। लेकिन थोड़ा आगे डिटेल पढ़ेंगे ये करता कैसे है काम, कैसे इसने फास्ट बना दी रिएक्शन, तो इसका रोल क्या है कैटलिस्ट का, ये भी समझ रहे हैं। व्हाट इज रोल ऑफ कैटलिस्ट? रोल ऑफ कैटलिस्ट किसे कहा जाता है, क्या काम करता है ये रोल ऑफ कैटलिस्ट?
कैटलिस्ट बेटा किसी तरह एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है, लो कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन लो कैसे होती है? कैटलिस्ट रिएक्टेंट से टेम्पररी जुड़ जाता है, एक इंटरमीडिएट बनाता है। कैटलिस्ट जब रिएक्टेंट से जुड़ता है, टेम्पररी इंटरमीडिएट बनाता है, उससे फायदा ये होता है कि रिएक्टेंट के बॉन्ड जो हैं वो कमजोर होने लग जाते हैं, वीक होने लग जाते हैं। और अगर रिएक्टेंट के बॉन्ड वीक हो जाएंगे तो जल्दी टूटेंगे, जल्दी टूटेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट। और अगर बॉन्ड जल्दी टूटते हैं, मींस बॉन्ड एनर्जी कम हो गई, बॉन्ड एनर्जी कम होगी मींस थ्रेशोल्ड कम हो गई, थ्रेशोल्ड कम होगी मींस एक्टिवेशन क्या हो गई? कम। तो इसका काम ये है कि रिएक्टेंट के साथ एक टेम्पररी इंटरमीडिएट था, जिससे रिएक्टेंट के बॉन्ड क्या हो जाएंगे? वीक। बॉन्ड वीक होने का मतलब हमें पता है बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी, बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी, उसे तो हम थ्रेशोल्ड कह के आए हैं। और अगर थ्रेशोल्ड कम हो जाएगी तो एक्टिवेशन भी क्या हो जाएगी? कम। तो इसका मेन अगर रोल एक लाइन में लिखना हो, आपको मल्टीपल चॉइस में आंसर देना हो, रोल ऑफ कैटलिसिस, इट डिक्रीज क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या करता है? डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, से एग्जांपल समझते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, इट फॉर्म an intermediate on reaction with reactant and bond energy of reactant क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज। अगर बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो थ्रेशोल्ड डिक्रीज हो जाएगी, थ्रेशोल्ड डिक्रीज हो जाएगी तो एक्टिवेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये वाला मैं आपको निकल की एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर देता हूं कि बॉन्ड एनर्जी कैसे डिक्रीज होती है, इंटरमीडिएट कैसे बनता है। एग्जांपल देखो, हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा भी था कि अगर मैकेनिज्म देखें निकल वाले रिएक्शन का, तो इथीन प्लस हाइड्रोजन, अगर निकल डालते हैं तो रिएक्शन फास्ट है, इथेन बनता है। तो हमने मैकेनिज्म में ऐसे किया था कि स्टेप 1 में निकल का सरफेस है, निकल के सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन या इथीन में से कोई एक चीज है जो इसके ऊपर स्टिक कर जाती थी, हाइड्रोजन। और हमने किया था कि हाइड्रोजन निकल के सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होने लग जाएगी, इससे जो H का बॉन्ड है अगर निकल के साथ बनने लग जाएगा तो आपस में क्या हो जाएगा? वीक। ये H का निकल के साथ बनने लग जाता है, इसकी वजह से आपस में बॉन्ड क्या हो गया? वीक। इसका मतलब अगर सपोज मान लेते हैं कि इसे तोड़ने में एनर्जी लगती थी 350, इसे तोड़ने में एनर्जी लगती है 400, तो हमारी थ्रेशोल्ड कितनी है बेटा? टोटल 301 बॉन्ड टूटे, 5 बॉन्ड टूटेगा, 5 बॉन्ड टूटने में कम लिखी है मैंने 350, सिग्मा टूटेगा 400। तो हमारी थ्रेशोल्ड अगर रिएक्शन करवानी है आपको तो मिनिमम एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? लेकिन जैसी एच आपने निकल के ऊपर एब्जॉर्ब कर दिया, अब ये बॉन्ड क्या हो गया? वीक। वीक बॉन्ड की एनर्जी हमें इतना तो फिर अभी 400 तो है नहीं, 360 रह गई, 320 रह गई, डिपेंड करता है। इट मीन हमें पता है कि इसकी एनर्जी जो है, बॉन्ड एनर्जी इज लेस देन 400। इतना तो हम श्योर ही है कि बॉन्ड वीक हो गया, वीक हो गया तो एनर्जी 400 तो नहीं लगेगी, 320 लग जाए, 310 लग जाए, 300 लग जाए, कितनी भी लगे, लेकिन इतना हम श्योर हो गए 400 नहीं लगेगी। तो बताओ हमारी थ्रेशोल्ड जो 400 प्लस 350 कितनी थी? 750। अब कितनी रहेगी? 750 से कम 700 ही रहेगी।
700 रहेगी तो फिर एक्टिवेशन भी कम हो गई, एक्टिवेशन कम होगी तो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसे हम ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। जो एनर्जी लेवल डायग्राम एक हम ड्रॉ करते थे, पहले एनर्जी है 700, नहीं 750, पहले एनर्जी है 750। मान लो ये ऐसे यहां तक इसे जाना पड़ता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाया मैंने क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये क्या है प्रोडक्ट। ये एनर्जी कितनी है बेटा, तो 750 है। लेकिन जैसे ही आपने निकल डाला तो आप क्या कह रहे हो, एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। मान लेते तो 100 कम हो गई। अगर 100 कम हो गई तो अब जो थ्रेशोल्ड है 750 नहीं है, 650 हो गई, तो यहां पे आ गई, कम हो गई। अगर कम हो गई तो रिएक्टेंट को जो एनर्जी चाहिए वो कम हो गई। पाथ भी एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव पाथ मिल गया। पहले उसे ऊपर तक माउंटेन चढ़ना पड़ता था, फिर नीचे उतरता था, टाइम ज्यादा लग रहा था। अब हमने एक शॉर्ट वाला शॉर्टकट दे दिया उसे, शॉर्टकट हो गया, ये यहीं से वापस जाने लग गया, तो ऑब्वियसली टाइम क्या लगा, कम। टाइम कम लगेगा तो रेट क्या हो जाएगी, पास। इसका मतलब एक लाइन में अब ये समझ आ गया भी। अगर हम पूछा जाए रोल ऑफ कैटलिस्ट, हम कहते हैं एक्टिवेशन कम हो गई। कैसे हो गई पता चला, रिएक्टेंट के साथ जुड़ के कोई ऐसा इंटरमीडिएट बना लेता है जिससे उसके रिएक्टेंट के बॉन्ड क्या हो जाते हैं, वीक। बॉन्ड वीक होने का मतलब बॉन्ड एनर्जी कम होना। बॉन्ड एनर्जी कम होना मींस कौन सी एनर्जी कम होना, थ्रेशोल्ड। लेकिन थ्रेशोल्ड का ओवरऑल जो इफेक्ट है मेन तो एक्टिवेशन भी होना। ये एक्टिवेशन अब यहां तक रहेगी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। पहले क्या थी, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, यहां तक थी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो EA1 एंड EA2, तो हम कहेंगे EA1 ज्यादा थी जब कैटलिस्ट नहीं डाला था, जब कैटलिस्ट डाल दिया EA2 क्या हो गई, कम। EA2 कम हो गई तो ऑब्वियसली पाथ एक ऐसा मिल गया कि अब उसे ज्यादा हाइट तक नहीं चढ़ना पड़ता, एक ऑल्टरनेटिव पाथ है जिससे वो इजीली इधर आ जाता है। टाइम क्या लगेगा, कम, तो रिएक्शन क्या हो गई, फास्ट। तो दो चीजें हमें समझ आई। पहले कैटलिस्ट है क्या, कोई भी सब्सटेंस अगर रेट को फास्ट बनाता है लेकिन साथ में कंडीशन है कि 10 ग्राम डालना, 10 ग्राम मिल भी जाए, कंज्यूम ना हो, तब उसे मैं क्या कहूंगा, कैटलिस्ट। अब रेट को फास्ट बना दे लेकिन बीच में कंज्यूम भी हो गया, वो तो रिएक्टेंट है। कंज्यूम नहीं हुआ वो क्या है, कैटलिस्ट। दूसरा इसका काम क्या है, तो हमें पता चला ये तो एक्टिवेशन कम करता है। एक्टिवेशन कैसे कम करता है, जो मैंने आपको कहानी सुनाई वो आपको एक पैराग्राफ मिलेगा एनसीईआरटी में, कि रिएक्टेंट के साथ जुड़ जाता है, एक इंटरमीडिएट बनाता है जिससे रिएक्टेंट के बॉन्ड वीक पड़ जाते हैं, वो सारे। ठीक है, वो आपको सारा समझा कर लोगे बेटा, फिर कैटलिस्ट टाइप। इसके बाद कुछ एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लिख लो कैटलिस्ट के, जो थ्योरी के पॉइंट आएंगे। फिर अर्हीनियस इक्वेशन तो इस पे इजी है, वो तो लग जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट, कैरेक्टरिस्टिक में पहला कहीं आपको ये लिखा मिलेगी, ये करेक्ट है या नहीं, इट प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव पाथ। सही है, तो इट प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव पाथ। इजी होगा या मुश्किल होगा, पहले से इजी होगा। इट प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव पाथ, इट प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव पाथ। ठीक है, और दूसरा प्रैक्टिस ये याद रखो, बीच में ना कई बार +1 का टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स ले आएगा बेटा, इक्विलिब्रियम ले आएगा, तो मैं यहाँ फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी 4 पड़ी थी, डेल्टा U, डेल्टा H, डेल्टा G, डेल्टा S, उसे ये इफेक्ट नहीं करता। ये सिर्फ रिएक्शन स्लो फास्ट करेगा। अगर कोई एक्सोथर्मिक है, उसमें हीट क्या होती है, निकलती है, लगती है, एक्सोथर्मिक है, निकलती है। जितनी हीट निकलनी थी उतनी निकलेगी, बस ये कि जल्दी निकल जाएगी, चेंजिंग होगी। तो डेल्टा H क्या रहेगा, सेम।
डेल्टा यू क्या रहेगा, सेम। एंट्रोपी जितना चेंज हो रहा था उतना ही होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा जी जितना चेंज होना था उतना ही रहेगा। तो जानबूझ के एक इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन देगा भी कैटलिस्ट डाल दिया, रिएक्शन फास्ट हो गई, बताओ डेल्टा एच पे क्या असर हुआ, कोई इफेक्ट नहीं, तो नो इफेक्ट। ठीक है, तो सेकंड है थर्मोडायनेमिक को चेंज नहीं करता, इट डजंट इफेक्ट एनी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी को इफेक्ट नहीं करता। थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी मतलब ज्यादातर जो पूछेगा दैट इज डेल्टा एच एंड डेल्टा जी। हाँ, बाकी एटसेट्रा लिख देता हूं मैं, कभी डेल्टा यू डेल्टा एस पूछ ले तो माइंड में रखो, उन्हें चेंज नहीं करता। ठीक है, रिएक्शन में एक्सोथर्मिक में अगर 100 किलो जूल हीट निकलती है तो 100 ही निकलेगी बेटा, फर्क नहीं पड़ेगा, हेल्स लॉ में कोई रोल नहीं है इसका। ठीक है, और तीसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई चेंज करता था ये, सोचो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ के, नहीं, फिर से इक्विलिब्रियम को कोई चेंज नहीं करता। इक्विलिब्रियम 40% प्रोडक्ट है, 60% रिएक्टेंट है, रेशियो 40/60 है, वही रहेगी। ये नहीं कर सकता कि आपकी यील्ड बढ़ा दो, नहीं, यील्ड पे असर नहीं करता, ये तो सिर्फ इसका एक ही काम है, इससे रिएक्शन तुम फास्ट करवा लो, और इसमें तुम्हें कोई फायदा नहीं करना। ये नहीं कि तुम्हारा प्रोडक्ट अगर 40% बन रहा था ये 60 कर देगा, नहीं, वो फायदा नहीं करेगा हमें, सिर्फ एक काम कर सकता है कि रिएक्शन फास्ट कर सकता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रखता है, सेम ना, कि इक्विलिब्रियम रिमेन सेम। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक वैसे तो हमें +1 में पढ़े हुए यहाँ लिख दिए, क्योंकि यहाँ फिर से आपको ये वाले मल्टीपल में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है, के पे कोई असर नहीं होता, ए और बी में इक्विलिब्रियम है, के इक्विलिब्रियम ऐसे लिखा जाता है B/A। मान लो 40 बी बनता है, 40% 60% ए है, कैटलिस्ट डालो ना डालो 40 और 60 ही रहेगी रेशो, इसमें हमें 1% भी फायदा नहीं है, 40 का 42 नहीं होता है ना। तो ये आपके प्रोडक्ट में कोई फायदा नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ रेट पे फास्ट बना सकता है, और इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं है। बनेगा बेटा, तो कुछ एक थ्योरी के और पॉइंट है जो हमें घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। क्या ये रेक्टन के साथ कोई इंटरमीडिएट बनाता है, यस। 10 ग्राम डाला, कितने ग्राम निकलेगा, 10 ही निकलेगा। ठीक है, कंज्यूम नहीं होता, और इतने डिपार्ट देता है, डेल्टा एच डेल्टा ये चेंज नहीं करता, ये सारी बात। और लास्ट एक पॉइंट और लिखना है थ्योरी का, स्पॉन्टेनियस को फास्ट बनाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस पे कोई असर नहीं। ये जो चेंज करता है फास्ट और स्लो, स्पॉन्टेनियस को फास्ट बना सकता है, नॉन स्पॉन्टेनियस को फास्ट नहीं बना सकता। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें जल्दी याद नहीं रहता, तो एनसीईआरटी की एक लाइन लिखी है, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस तो चलेगी तब जब आप चलाओगे, आपके बिना वो खुद तो चल ही नहीं सकती। जो खुद चल सकती है रिएक्शन, उसी को ये फास्ट बना सकता है, ये खुद चल ही नहीं सकती, मेरे पे डिपेंडेंट है, उसे ये फास्ट नहीं बना सकता। तो ये सिर्फ किसे फास्ट बनाता है, इट कैन इंक्रीज रेट ओनली फॉर, कौन से, स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस पे कोई असर नहीं है इसका। सुखमन क्या होता है बेटा स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी की टर्म में बता सकते हो, क्या स्पॉन्टेनियस था क्या नॉन स्पॉन्टेनियस था, डेल्टा जी। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। तो डेल्टा जी नेगेटिव वालों को फायदा करेगा बेटा, पॉजिटिव वालों को कर लोगे। और लास्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, कुछ एक नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं वीएस। एक आधी रिएक्शन हमारे पास ऐसी भी है, यहाँ हम रिएक्शन फास्ट नहीं बनाते, उल्टा स्लो करते हैं। स्लो करने के लिए भी कुछ सब्सटेंस डाले जाते हैं, लेकिन उन्हें कहने को नेगेटिव कैटलिस्ट कह सकते हैं, लेकिन जल्दी एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख दी, वो कहता है उन्हें कैटलिस्ट कहना नहीं चाहिए, उनके लिए नाम ही अलग रखा है, उन्हें कहा जाता है इनहिबिटर। इनहिबिट करना होता है रोकना, तो याद रखें टर्म ही अलग यूज की जाएगी। जनरली तो पॉजिटिव नेगेटिव कैटलिस्ट से भी बात समझ आ जाती है, लेकिन एनसीईआरटी ने स्पेशल लिखा है जब भी आपको कैटलिस्ट लिखा है तो आप रेट फास्ट करने वाला ही मानिए।
उसे एक नाम ही अलग दिया है, इनहिबिटर। ठीक है, तो फिफ्थ है some substances may decrease rate are known as inhibitor। उन्हें क्या कहते हैं हम? इनहिबिटर। इनहिबिट करना, स्लो डाउन करना। तो कैटलिस्ट का जनरल मीनिंग पॉजिटिव वाला ही है ना। हाँ, या तो कहीं लिखेगा नेगेटिव कैटलिस्ट वर्ड यूज करेगा, या फिर इसे एक नाम ही अलग दिया हुआ है, क्या कहते हैं? इनहिबिटर। इनहिबिटर का एक रिएक्शन लिख लो, क्योंकि इनहिबिटर हमें नहीं मिलेगा पूरी केमिस्ट्री में, कैटलिस्ट तो बहुत जगह मिल जाएंगे आपको। इनहिबिटर का एक एग्जांपल लिख लो, नेगेटिव कैटलिस्ट भी कहते हैं इसे। H2O2, H2O2 के बारे में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में खास बात है कि ये बॉन्ड थोड़ा वीक है। किसे याद आ रहा है क्यों वीक है? कुछ लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बहुत ज्यादा वीक है। वीक होने की वजह से इसकी एक रिएक्शन है कि अगर इसे थोड़ी सी भी कहीं से एनर्जी मिल जाएगी, सनलाइट मिल जाए, तो बॉन्ड टूट के वाटर अलग हो जाता है और ऑक्सीजन निकल जाती है, एक बीच में से एक निकल जाती है। इसकी रिएक्शन है, इसे कहते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड वैसे पता हमारे काम का है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिखने में पानी जैसा लगता है, इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी हैं। कभी हमारे चोट लग जाए, हम हॉस्पिटल जाएं, तो सबसे पहले जिससे वो वॉश करता है पानी जैसा व्हाइट सा लिक्विड होता है, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। अब अगर काम की चीज है, अभी तो खराब करने से रोकना पड़ेगा। ये तो खराब हो रहा है, हमारा पानी बने जा रहा है। खराब करने से रोकने के लिए मैं चाहता हूं इसकी रिएक्शन जो है डीकम्पोजिशन, रोक तो नहीं सकता लेकिन स्लो हो जाए। और स्लो करने के लिए इसमें कुछ सब्सटेंस डाले जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? इनहिबिटर। और वो इनहिबिटर कौन कौन से हैं? यहाँ पे इनहिबिटर हम यूज करते हैं। इनहिबिटर इसमें हम यूज करेंगे यूरिया डाल सकते हो आप इसमें, यूरिया डाल सकते हो, या फिर फास्फोरिक एसिड भी डाल सकते हो, या फिर एक ऑर्गेनिक का कंपाउंड है जिसे कहा जाता है एसिड एनिलाइड। एसिड एनिलाइड, एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन था, इसके साथ एक एसिड ग्रुप लग जाएगा एसीटेट वाला, एसिटिक एसिड वाला, इसे कहते हैं एसिड एनिलाइड। क्योंकि ये एक ही एग्जांपल है, अभी नेगेटिव कैटलिस्ट की आ जाए तो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है कि आप याद रख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 स्लो डाउन करने के लिए नेगेटिव कैटलिस्ट भी हम यूज करते हैं। पहली बार है कि रेड फास्ट बनाते जनरली, 10 तक तो आपने सुना ही फास्ट वाला होगा, अभी आया ये कि स्लो वाला भी होता है कैटलिस्ट, उसे कहते हैं नेगेटिव। इनहिबिटर नाम दे दिया, वो फिर हम याद कर लेते हैं ऐसा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डीकम्पोज स्लो करने के लिए कुछ केमिकल ऐड करते हैं। एक होता है यूरिया, या तो थोड़ा सा, या फास्फोरिक एसिड, या ये वाला कंपाउंड है बेटा एसिड एनिलाइड कहते हैं इसे। ठीक है, तो एक एग्जांपल याद हो जाएगा। तो कई अर्हेनियस इक्वेशन से पहले कई थ्योरी के पॉइंट आ गए। जैसे पहला, क्या ये कंज्यूम होता या नहीं होता? नहीं होता। दूसरा, क्या ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है? बताओ। करता है, यस। पार्टिसिपेट तो करते, रिएक्टेंट के साथ इंटरमीडिएट नहीं बनाता। तो इट रिएक्ट विद रिएक्टेंट टू फॉर्म इंटरमीडिएट एंड देन फॉर्म प्रोडक्ट। लेकिन कैटलिस्ट द्वारा रीजनरेट हो जाता है, तो पार्टिसिपेट तो करता है, कंज्यूम नहीं होता, है ना। तो ऐसी चीजें हैं। क्लियर है? इनहिबिटर क्या है, कैटलिस्ट में क्या फर्क है, एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है, एंड सो ऑन, ऐसी चीजें आ जाएगी। समझ गए? अब चल रहे हैं इसका क्वांटिटेटिव इफेक्ट। अर्हेनियस इक्वेशन से क्वांटिटेटिव इफेक्ट ले रहे हैं कि कितना फास्ट करता है, डबल करता है या ट्रिपल करता है। क्वांटिटेटिव इफेक्ट, क्वांटिटेटिव। अर्हेनियस इक्वेशन हमने कल किया था, उसमें एक्टिवेशन आती थी, और हमें पता है कि इसने क्या करना है, एक्टिवेशन कम करनी है। तो फिर तो हम ले सकते हैं, क्या फॉर्मूला था बेटा के का? ए, आगे बोलो, ई रेज टू पावर माइनस। अच्छा, इनमें से कौन सा पार्ट है जिसे हम फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं? ई रेज टू पावर माइनस ये बाय आर।
एक एनसीईआरटी में बिल्कुल इन टेक्स्ट में लास्ट क्वेश्चन उसका है, सिर्फ इतना पूछा फ्रैक्शन पता करके दो। तो फ्रैक्शन में आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना है, एक्टिवेशन दी है, टेम्परेचर दी है। अब ये वाला हिस्सा इतना तो सॉल्व होगा नहीं, तो अब इसे एफ मान के लोग ले लोगे पहले दोनों साइड, लोग लेके ये वाला हिस्सा सॉल्व कर लेंगे ई बाय आर टी, तो इसका एंटी ले लोगे, है ना। तो इसे इतने हिस्से को अकेला फ्रैक्शन कहा जाता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। चलो वो बाद में करते हैं, अभी हम इस पे रहते हैं कि हमें कैटलिस्ट का इफेक्ट चाहिए। तो मान लो एक रिएक्शन में लिख रहा हूँ, जैसे कल लिखा था, एक तो T1 पे K1, T2 पे K2, ऐसे लिखा था ना, दो रिएक्शन लिखी थी। आज T1 T2 तो सेम है, आज मैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में EA1 ले लेता हूँ और कैटलिस्ट की एब्सेंस में EA2, दो EA हो जाएंगी। तो EA1 इधर से चेंज होगा, उधर से K1, EA2 K2, वैसे ही दो इक्वेशनें बनाएंगे, सेकंड माइनस वन करेंगे, रेशो लेंगे, सारा सेम आएगा आपका, सिंपल वो निकल जाएगा क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले मान लो एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट मान लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी जो है EA1 है और रेट कांस्टेंट जो है वो K1 है। तो इसे लोग लेके एक इक्वेशन को लिखवाओ जिसमें K1 भी आ जाए EA1 भी आ जाए, लोग लेके लिखवाओ। कैसे लिखूं सॉल्व करके, log K1 इज इक्वल log A1 नहीं लिखना बेटा, ये सेम मानते हैं हम, इसे अलग लिख लेते थे, माइनस EA1 और T1 नहीं लिख रहे क्योंकि टेम्परेचर मैंने चेंज नहीं किया, है ना, टेम्परेचर चेंज नहीं किया, ये बन गया कि क्वेश्चन। कल टेम्परेचर चेंज किया था, टेम्परेचर नहीं EA चेंज किया है, तो बस ये एक ही क्वेश्चन लिख लो। ऐसे सेकंड अब अपने आप लिख लो, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट EA2 लेके 2 माइनस 1 करके, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये वाली इक्वेशन ऐसे लिख दूं सीधा, log K2 इज इक्वल टू, राइट साइड पे ए नहीं ए, इसका मतलब बताओ क्या अर्हीनियस पैरामीटर कैटलिस्ट से चेंज होता है? नहीं होता। इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन गया ना, क्या अर्हीनियस पैरामीटर टेम्परेचर से चेंज होता है? नहीं होता, कल भी नहीं किया था। क्या कैटलिस्ट से चेंज होता है? नहीं होता, आज भी नहीं किया। तो ये कहीं लिखा थोड़ी ना है, ये हमें दिमाग लगाना भी, यहाँ चेंज क्यों नहीं कर रहा, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे करेक्ट इनकरेक्ट, ठीक है, नहीं हो रहा चेंज। लोग ये माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, EA2 बाय RT, ये सेकंड है, 2 माइनस 1 करो और इक्वेशन देखो क्या आपका ये आ रहा है, log K2 बाय K1, log ये कट जाएगा, कौन सा प्लस हो जाएगा, A1 बाय RT प्लस हो जाएगा, माइनस EA बाय RT, तो इधर आ जाएगा EA1 बाय RT माइनस ये आ जाएगा EA2 बाय RT। या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा EA बाय RT, क्योंकि चेंज है एक्टिवेशन में। अब बस ये बता दो भी डिक्रीज कितना हुआ, हमें तो ये मतलब है, ज्यादातर क्वेश्चंस में वो 400 300 देने की बजाय सीधा बता देगा भी 20 डिक्रीज हो गई या 30 डिक्रीज हो गई, तो सीधा डिक्रीज इन एक्टिवेशन देख लो, हमें पता चल जाएगा रेट कितनी फास्ट हुई। हाँ, लेकिन सॉल्व करने से पहले एक चीज और करनी पड़ेगी, बताओ क्या। हाँ, तो LOG लेना पड़ेगा इसे, अगर LOG ले लें तो क्या होगा, LOG K2 डेल्टा EA बाय 2.303, कर लोगे, ठीक है। तो इसे एक बार देख लेते हैं, देखो कहाँ तक है, स्टार्टिंग से करें, अब स्टार्टिंग से देखो एक बार, हमने स्टार्ट कहाँ से किया,
यहां से स्टार्ट किया। सबसे पहला टॉपिक है कैटलिस्ट, सब्सटेंस दैट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम। एग्जांपल्स हैं दो तीन, ठीक है। रोल क्या है, डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, और डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी में हमने एग्जांपल लेके समझाया कि H बॉन्ड वीक कर दिया निकल, ठीक है। बॉन्ड वीक कर दिया मींस बॉन्ड एनर्जी 400 से कम चली गई। बॉन्ड एनर्जी कम होने का मतलब थ्रेशोल्ड कम हो गई, थ्रेशोल्ड कम होने का मतलब एक्टिवेशन कम हो गई, तो इसका मेन रोल है एक्टिवेशन कम करना। ये दो क्वेश्चन हो गए हमारे। व्हाट इज कैटलिस्ट, व्हाट इज रोल ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट दैट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, रोल इज डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इसके बिना कुछ एक चीजें ऐसे हैं जो हमें मल्टीपल में पूछी जाएंगी, हमें ध्यान रखना है। ऑल्टरनेटिव पाथ देता है, यस, छोटे वाला पाथ दे दिया जिससे इजी हो गया रिएक्शन। थर्मोडायनेमिक डाटा को इफेक्ट नहीं करता, इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता, स्पॉन्टेनियस को करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस को नहीं करता। और एक इनहिबिटर वर्ड आया है, कई बार स्लो भी कर देता है रिएक्शन उल्टा, उसे क्या कहते हैं, इनहिबिटर या नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। ये हो गया। लास्ट एक इक्वेशन ड्राइव किया हमने। इक्वेशन क्या बना है, log K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा EA बाय 2.303 RT, ठीक है। पढ़ेगा यहां तक। लास्ट एक इसका एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में यहाँ पे देख लो, या तो आपको कहेगा भी रेट कितनी फास्ट होगी, ये दे दूंगा मैं, डिक्रीज इतना हुआ इतने टेम्परेचर पे। मान लो मैं बोलता हूँ डिक्रीज 20 कैलोरी हो गया 300 केल्विन पे, रेट कितनी फास्ट हो गई। तो यहाँ डिक्रीज 20 कैलोरी, ये क्या है, डेल्टा, ये 20 भरेंगे, नीचे 2.303 कैलोरी बोला, कैलोरी R2 भरेंगे, टेम्परेचर 300 केल्विन बोला, 300 भरेंगे, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आपको इधर सोचना पड़ेगा भी ये वाली जो वैल्यू आ रही है वो कितने का लोग होता है, या फिर जितना भी आएगा 10 पावर बना दो, K2/K1 क्या आ जाएगा, 10 पावर हो जाती है, हो जाएगा। तो रेशियो आ गई K2/K1 इज इक्वल टू, मान लो 5 आ गया, तो हम कहेंगे 10 पावर क्या हो गया 5, इतने टाइम फास्ट। पहला क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा दूसरा हमें कह दे भी रेट तो मेरी डबल होगी कैटलिस्ट डालने से, कैटलिस्ट डाला रेट डबल हो गई, क्या लगता है एक्टिवेशन कितनी की कम हुई होगी, तो फिर डेल्टा ये आप निकाल दोगे। रेट डबल होगी मींस K2/K1 2, डेल्टा ये आप निकाल दो 2.303 RT। ऐसे क्वेश्चन कर हो जाएगा। क्लियर है, करके देखोगे, लिख लो। फाइंड आउट रेशियो ऑफ K2 and K1, K2 and K1 if decrease in activation energy is 4.6 kilocalories. Decrease in activation energy is 4.6 kilocalories at 200 Kelvin। 4.6 किलो कैलोरीज है बेटा, तो मैं इसको कैलोरीज कैसे बनाऊंगा, 4.6 इंटू 1000 कैलोरीज बनाना है बस। जितना भी आंसर आएगा 10 की पावर बता दो, मान लो 5 आ गया, 6 आ गया, तो आपको 10 की पावर 5 या 10 की पावर 6 ऐसे, ठीक है। तो वो सिंपल क्वेश्चन आता है अगर आता है तो, ठीक है, ठीक है। टेन की पावर 5 आ जाएगा, चेक करो, आ रहा है 10 की पावर 5। K2/K1 इज इक्वल टू log K2/K1 इज इक्वल टू 5 आ रहा है, नहीं, चेक करो। log K2/K1 इज इक्वल टू 5 है ना। तो log हटाएंगे तो जो 5 है वो 10 की पावर बना दो बस, वो क्या बन जाएगा 10 की पावर 5, ऐसे हम बस। क्लियर है पूरा टॉपिक, आगे बढ़ लो।
नेक्स्ट लिखो, एक क्वेश्चन बना के लिख लो, एक टर्म और दी हुई है, एक टर्म लिख लो, क्वेश्चन बना के लिख लो उसे, व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। What is temperature coefficient? टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है? तो बीच में कहीं एक लाइन लिख दी एनसीईआरटी में, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है? जब हमें अर्हीनियस इक्वेशन नहीं पता था तो हम जस्ट एक आइडिया लगाते थे कि रेट पे क्या असर होता है टेम्परेचर का, और उसमें जो आइडिया लगाते थे सिर्फ इतना देखते थे भी 10 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, 10 डिग्री बढ़ा दें तो रेट डबल होगी या ट्रिपल होगी, उसे कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेट कांस्टेंट का रेशियो है, एक टी डिग्री पे, एक टी प्लस 10 डिग्री पे, इनकी जो रेशियो है इसे क्या नाम दिया जाता है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसे कई बार ऐसे फाई से डिनोट कर देते हैं, दिस इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इट मींस पहले हमें एग्जैक्ट नहीं पता था, और इस इक्वेशन जब तक नहीं थी हम सिर्फ एक 10 डिग्री का स्लॉट लेके ही आइडिया लगाते थे कि 10 डिग्री बढ़ाओ, फिर देखते हैं रेट डबल हो रहा है या ट्रिपल हो रहा है। तो एक आइडिया लेने के लिए हमने एक टर्म बनाई थी टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और इससे हमें ये पता चलता था कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो आता है 10 डिग्री के डिफरेंस से ज्यादातर या तो 2 आता है या फिर 3 आता है, 2 और 3 के इन बिटवीन आता है। कोई एग्जैक्ट नहीं पता चलता था कि 2.1 है या 2.2 है, या तो हम कहते थे कि रेट डबल हो रही है, अगर 2.6 या 2.7 टाइम हो रही है हम कहते थे 3 टाइम हो रही है बस, क्योंकि ये हमें समय पता नहीं था। तो तब एक टर्म ऐसे यूज होती थी टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। और जनरली एक फैक्ट है कि इसकी वैल्यू कितनी रहती थी? 2 और 3 के बीच में। मीन ज्यादातर रिएक्शन 10 डिग्री इंक्रीज करने से डबल होती थी रेट, या फिर कुछ एक में 3 गुना हो जाती, ठीक है। तो एक टर्म है बस रेशियो। एग्जैक्टली टेम्परेचर जो है वो डिफाइन था रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। ज्यादातर अगर एग्जैक्टली किसी रिएक्शन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालते थे तो हम कहते थे रूम टेम्परेचर पे करो एक्सपेरिमेंट। रूम टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री। तो हमने किसी रिएक्शन, मान लो अमोनिया वाली रिएक्शन हमने चेक करनी है, उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो मैं अमोनिया वाला रिएक्शन करूंगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया बनाऊंगा, एक तो 25 डिग्री पे, एक कोई 10 डिग्री ज्यादा गर्म करके पानी ले लूंगा 35 डिग्री, उसमें रख दूंगा वो बीकर, तो 35 डिग्री पे निकालूंगा रेट। दोनों रेट की जो रेशियो आ जाएगी बेटा उसे मैं पता कर लूंगा, वो ज्यादा 2 आ रहा है या फिर 3 आ रहा है, उसके इन बिटवीन। ठीक है, बस इतनी टर्म है। लेकिन यहाँ एक इसका क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है? हमें कह दो कि टेम्परेचर मैंने 25 डिग्री से बढ़ा दिया, 55 डिग्री कर दिया, बताओ रेट कितने टाइम हो गई? रेट बिकम्स डैश टाइम्स। तो ये जनरल से एक आइडिया लगाना है, ये रेट कितने टाइम होगी तब पता चलेगा कि मुझे टेम्परेचर कोएफिशिएंट देगा। मान लो पहला केस आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया है 2 है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट अगर आपको दे दिया बेटा 2 है, इसका मतलब आप समझोगे कि ये तो 10 डिग्री चेंज करने से डबल होगा, 10 डिग्री से डबल होगा। तो फिर बता सकते हो कि कितने टाइम होगा? 8 टाइम। जैसे हम हाफ लाइफ वाले क्वेश्चन कुछ करते हैं फर्स्ट ऑर्डर में, वैसे कर सकते हो। 25 से कहाँ आ जाएंगे? 35। हमें पता है यहाँ के बीच में डबल होगा। फिर आगे बढ़ो, 10 डिग्री का बताना है स्लॉट, 45 कितना हो जाएगा? डबल। 55 डबल, कितने टाइम हो जाएगा? 8 टाइम। और कुछ पूछ नहीं सकता इसमें, क्योंकि और हमें ज्यादा नॉलेज थी नहीं तब, अर्हीनियस का नहीं पता। ज्यादा से ज्यादा 3 कह देता मैं। 3 कहता तो कैसे आया था? पहले 3 फिर 3 फिर 3, 26। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट का अगर आता तो। पहले की बात है जब हमें अर्हीनियस नहीं पता था, ठीक है। हो जाएगा आपको बुकलेट में क्वेश्चन भी है, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पहला, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है? तो रेट कांस्टेंट की रेशियो है कौन से टेम्परेचर पे? 27 पे एंड 37 पे। दूसरा, इसकी जनरल वैल्यू कितनी होती है? 2 और 3 के बीच में। तो ऐसे 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, एक इनकरेक्ट दिया हुआ है।
फर्स्ट असाइनमेंट फर्स्ट पेज पे लास्ट क्वेश्चन है ना, तो वहां से आप ये कर लो। क्लियर है बेटा? तो हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो गए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, दोनों में अर्हीनियस इक्वेशन यूज की। क्लियर है यहाँ तक? आगे टॉपिक स्टार्ट करने हैं। लास्ट एक टॉपिक हमारा बचा है, नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट एक टॉपिक हमने मैकेनिज्म के बारे में ब्रीफ करना है। डाउट कर लेंगे ना असाइनमेंट के, घर पे जाके एक बार दोबारा रीचेक कर लो, कोई कैटलिस्ट वाला क्वेश्चन है वो आज हो जाएगा आपका, है ना, ज्यादा तो हो ही गए होंगे अर्हीनियस के। तो छोटा सा टॉपिक मैकेनिज्म का बीच में मैंने छोड़ा था। नाउ एग्जैक्टली डेफिनेशन जो है चैप्टर है हमारा, दैट इज अबाउट रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट एंड थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो मैकेनिज्म का रेट से क्या रिलेशन है वो आपको एनसीईआरटी में बीच में दिया हुआ है एक टॉपिक, लेकिन हम एंड पे पढ़ रहे हैं क्योंकि बीच में पहले कोई लिंक नहीं बन पा रहा था, है ना। तो ये समझिए मैकेनिज्म से कैसे रिलेटेड है। दो तरह के रिएक्शंस है बेटा मैकेनिज्म के बेस पे, एक को कहा जाता है एलिमेंट्री रिएक्शंस या सिंपल, एलिमेंट्री या सिंपल, एक को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री रिएक्शन समझते हैं। अगर तो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो गई, कोई इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन कुछ नहीं बनता, तब तो कहा जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर रिएक्शन कितने में, मैंने क्या कहा, सिंगल स्टेप में, कोई बीच में इंटरमीडिएट नहीं बना, उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट्री। सिंपल रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन इज रिएक्शन अकर इन सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप में हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट। फॉर एग्जांपल ज्यादातर जो आयनिक रिएक्शंस है ना, आयनिक में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता, आयन ज्यादा NaCl सिल्वर नाइट्रेट मिलाओ, या प्लस वन में सॉरी 9-10 में भी बढ़ते हो गया ना, क्या क्या बनता है बेटा इसमें, बस आयन एक्सचेंज होते हैं। तो इसमें कुछ नहीं होगा, ये वाला आयन कैटायन इसके आयन के साथ, ये इसके साथ, तो हमें पता है आयनिक में कोई कॉम्प्लेक्स बन ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ कैटायन आयन अपनी जगह चेंज करनी है, इसका कैटायन इसका आयन क्रॉस कर लेंगे, तो एक स्टेप में हो जाएंगे। ये सारी क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन मानी जाती है। पीकेटी बनता है प्लस NaN। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, तो जनरली लॉ ऑफ मास एक्शन अब हमें समझ आएगा भी गलती कहाँ होती थी लॉ ऑफ मास एक्शन में। तो उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ एक जैसे आते हैं कि कंसंट्रेशन इसकी कितना कोफिशिएंट है 1, तो यस NaCl का 1 ही आया जब हमने रेट लॉ किया। एरिया NO3 का कितना कोफिशिएंट है 1, तो इसका 1 ही आया। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन गलत कहाँ आने लग गया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, वो आज हम सीखेंगे भी लॉ ऑफ मास एक्शन रेट लॉ क्यों चेंज किया था। तो पहले ये देख लो, ये है एलिमेंट्री, सिंगल स्टेप में हो रही है, इसमें जो कोफिशिएंट है वही आपकी पावर भी आती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एलिमेंट्री समझ आ गई बेटा। अब चल रहे हैं, एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या है, कैरीड आउट इन मिनिमम 2 और मोर स्टेप्स, उसे क्या कहते हैं हम, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए आपको याद होगा, मार्कोनी के फ्रूट के पहले कार्बोकेटाइन बनता था, फिर दूसरे स्टेप में डिहाइड्रेशन, पहले कार्बोकेटाइन बनता था। वैसे ऑर्गेनिक में बहुत सारी रिएक्शन है, इनके लिए हमें मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। कैसे, मान लो जनरल रिएक्शन ले रहे हैं, ये कोई रिएक्शन होती है, हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे आगे, इसमें अगर हम KOH डालते हैं एक्वस, नॉट अल्कोहलिक, तो होता तो ये है कि Cl हटता है और OH लगता है, लेकिन ये सिंगल स्टेप में नहीं होता रिएक्शन, OH लग जाता है KCl। लेकिन ये रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। हमें कहां से पता चला, हमें पता चल जाएगा अगर रेट लॉ डिफरेंट आता है लॉ ऑफ मास एक्शन से, तो हम कहेंगे कि ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एक स्टेप में नहीं हो रही। इसमें हमने रेट लॉ चेक किया कि
ओनली कंसंट्रेशन ऑफ इस पे डिपेंड करता है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखना CH3 3 है तो साइड चेन को ऐसे लिख देते हैं ना, 28 कार्बन Cl। सिर्फ इसकी पावर 1 है, KH पे डिपेंड नहीं करता। मींस कैसे पता चला, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, कंसंट्रेशन इसकी डबल की, रेट डबल हो गई, इसकी पावर आ गई 1, लेकिन KH की डबल की कोई असर ही नहीं हो रहा। इट मींस KH पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब मैंने कह दिया भी फिर ये एक स्टेप में नहीं हो रही, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, क्योंकि नहीं तो इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन वैलिड होता। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्यों नहीं वैलिड होता, इसी को समझते हैं। वो कहता है ये एक्चुअली दो अलग अलग स्टेप में होता है। पहले स्टेप 1 होगा, ये वाला मॉलिक्यूल Cl हट के क्या लगना चाहता है, OH नेगेटिव। इसके लिए बेटा OH नेगेटिव वैसे तो इस कार्बन पे अटैक करना चाहता है, OH नेगेटिव इसे धक्का देके निकालने वाला है, OH नेगेटिव आता है, कार्बन पॉजिटिव पे पहुंचना चाहता है, Cl को पुश करके निकालना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, OH नेगेटिव आएगा, पीछे से आएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो ये छुप के आता है पीछे से, बैक साइड से। जब ये छुप के आता है पीछे से, बैक साइड से आता है। अब प्रॉब्लम एक आती है, भी ये तुमने इतने बड़े लगा दिए, इन्होंने रास्ता बंद कर दिया सारा, ये सफियर है बड़े वाले, रास्ता बंद कर दिया तो रिएक्शन हो नहीं पा रही, OH अटैक कर नहीं पा रहा। इसके लिए फिर पहले रास्ता बनाया जाता है, और वो रास्ता कैसे बनता है, OH कहता है मैं तो नहीं आ पा रहा, ऐसे तो रिएक्शन नहीं होगी, तू ही देख कैसे करेगा। तो ये मॉलिक्यूल पहले थोड़ा सा अपनी एफर्ट लगाता है, अपनी एफर्ट लगा के थोड़ा हम बाहर से हीट कर देंगे, एनर्जी दे देंगे, जिससे ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और एक इंटरमीडिएट बनता है। बताओ कैसे टूटेगा, Cl पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, तो C पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव। तो फिर ये अपने आप बॉन्ड तोड़ता है, पहले ये स्टेप होता है। अब जब ये स्टेप हो जाएगा सेकंड, अब OH को दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि अब तो ये प्लेनर हो गया ना। बताओ दोनों में क्या फर्क है, ये टेट्राहेड्रल था sp3, ये sp2 है, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 तो प्लेनर हो गया। प्लेनर में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बहुत जगह है। अब सेकंड स्टेप में फिर OH अटैक करता है, ये वाला जो कार्बोकेटाइन है इसे कहते हैं इंटरमीडिएट। अब इस पे जगह बन गई, OH नेगेटिव लग जाता है, जो फाइनल प्रोडक्ट हमें चाहिए था वैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बना, सेकंड स्टेप में कार्बोकेटाइन OH से अटैक करके ये बनता है। कर लो। अभी पीछे से क्यों आया, आगे से क्यों नहीं आया, ये सारी रिएक्शन हम वहां पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में। अभी तुम सिर्फ इस पे फोकस करो कि ये 2 स्टेप में होता है, और 2 स्टेप में से लॉ ऑफ मास एक्शन तो फिर किसी एक पे ही लगेगा। 2 स्टेप में से किसी एक पे किस पे लगेगा, हमें यहां से पता चल जाएगा एक्चुअल रेट हमारा ये आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो ये वाला मॉलिक्यूल जिस रिएक्शन में आपको दिख रहा है इसका कोएफिशिएंट 1 हो, हमें पता लॉ ऑफ मास एक्शन उस पे लग रहा है। कौन सी रिएक्शन पे लग रहा है, फर्स्ट पे लग रहा है। और जो फर्स्ट रिएक्शन है हम कहते हैं इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन लग रहा है, और इसे कहा जाता है ये स्लो स्टेप है। बाकियों के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। इट मीन लॉ ऑफ मास एक्शन कॉम्प्लेक्स के लिए भी सही आता है, लेकिन उसके लिए आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। अगर आपको मैकेनिज्म पता है तो जो उनमें से 4-5 रिएक्शन है सब पे लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लगाना, किस पे लगाना है, स्लो पे। क्योंकि ओवरऑल टाइम रेट को, रिएक्शन को कितना लगेगा वो सिर्फ स्लो वाला डिसाइड करेगा। जब तक ये नहीं होता बेटा तब तक आगे रिएक्शन नहीं चलती। तो मान लो स्लो स्टेप हम टाइम देखते हैं, स्लो स्टेप को 5 मिनट लग जाते हैं, आगे वाले पे 2 मिनट लगते हैं, तो हमारा ओवरऑल टाइम 5 मिनट लगा रिएक्शन करने में, क्योंकि 2 तो कम ही है ना 5 से। तो मेन टाइम हम किसी को बताएंगे तो हम क्या बताएंगे, भी 2 मिनट बताएंगे या 5 मिनट। हम कहेंगे 5 मिनट तुम्हें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्लो ही नहीं हो रहा। इट मीन्स कुछ रिएक्शनें ऐसी होती हैं जिनका, पहला पॉइंट, कुछ रिएक्शनें ऐसी होती हैं जिनका ऑर्डर लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली नहीं आता, जिनमें हम कहते थे लिमिटेशन है लॉ ऑफ मास एक्शन की। तो हम कहते हैं भी ये सिंपल नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स।
अगर कॉम्प्लेक्स है तो उनमें एक मैकेनिज्म होता है, पहले एक स्टेप होता है फिर सेकंड, हमें नहीं आता, केमिस्ट लिखते हैं कि पहले ये हुआ होगा फिर ये हुआ होगा, हायर लेवल पे थॉट प्रोसेस। हाँ, हमें तो ये पता है भी जो स्टेप लिखे होंगे उनमें से हमें लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ किस पे लगाना है, उनमें आपको लिख के दिया जाएगा भी ये स्लो स्टेप है, और जो भी स्लो स्टेप है उसे हम कहते हैं रेट डिसाइडिंग स्टेप, RDS, रेट डिसाइडिंग, क्योंकि सबसे मिनिमम टाइम कितना लगेगा वो ये डिसाइड करेगा स्लो स्टेप। अगर इस पे 5 मिनट लगते हैं, बाकियों पे 2 3 1 लगते हैं, तो हम किसी को बताएंगे भी 5 मिनट तो मिनिमम मान के चलो, इतना टाइम तो लगेगा। जैसे याद है कि हमने टॉपिक पढ़ा था मॉडल कंसेप्ट में लिमिटिंग रीजन, वैसा सही है कुछ कि 4-5 स्टेप में से एक लिमिटिंग स्टेप है, जब तक वही नहीं हुआ तब तक बाकी नहीं हो रहे, ये स्लो वाला स्टेप है, वही लिमिटिंग रीजन वाला ही कॉन्सेप्ट है। हमें इसकी वेट करनी पड़ेगी भी तू कितना टाइम लेगा, क्योंकि बाकी तो सारे फास्ट फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें वैसे तो प्रैक्टिकली तो ये चीज है कि जो मैकेनिज्म है भी कैसे कैसे होगा, वो इससे आइडिया लगाते हैं साइंटिस्ट, वो केमिस्ट पहले पता करते हैं रिएक्शन ऐसे लिखी है, एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर निकालते हैं, अगर तो ऑर्डर लॉ ऑफ मास एक्शन से मैच कर गया फिर तो समझ लेते हैं भी एक ही स्टेप में हो रहा है, सिंपल है। लेकिन अगर यहाँ कुछ अलग आ रहा है, तुम्हारा कोएफिशिएंट कुछ अलग है, तो वो समझ लेते हैं भी एक स्टेप में नहीं हो रहा, ये तो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मान के फिर वो प्रपोज करते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ होगा, ये बना होगा ये बना होगा, उनमें से एक स्टेप जिसमें ये वाला मॉलिक्यूल है उसे कहा जाता है भी ये स्लो है, क्योंकि एक्चुअल रेट इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन अब हमें मैकेनिज्म तो नहीं लिखने आएंगे, सीधी सी बात है, कहता भी है तो नहीं पॉसिबल, हमें इसका क्वेश्चन बना के समझ लेना। हमें क्वेश्चन क्या आएगा, 2 ही क्वेश्चन है। पहला, अगर आपको रेट लो दे दिया, रिएक्शन दे दी, आपको पता करना है कि एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स, कैसे पता चला बताओ? अगर के इक्वल है फिर तो एलिमेंट्री है, अगर ये अलग है, लॉ ऑफ मास एक्शन अलग है, तो क्या है, कॉम्प्लेक्स। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको ऐसे स्टेप लिख के देगा, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, आपको देगा इनमें से रेट लॉ लिखो, तो आपने देखना है भी किसके आगे क्या लिखा हुआ है, स्लो स्टेप। जो भी स्लो स्टेप लिखा हुआ उससे आप रिएक्टेंट के क्वेश्चन लिख दोगे, आपको रेट लॉ क्या है, ये एक रिएक्टेंट है, इसकी पावर कितनी है, 1। हमें तो बस ऐसे यार, जैसे एक डेफिनेशन भी, RDS क्या होता है, रेट डिसाइडिंग स्टेप, तो हम कहेंगे मैकेनिज्म में जो भी सबसे स्लो स्टेप है वो क्या होता है, रेट डिसाइडिंग स्टेप। कर लोगे बेटा, हो जाएगा। RDS लिख लो एक, RDS किसे कहते हैं, रेट डिसाइडिंग स्टेप। रेट डिसाइडिंग स्टेप इज slowest step in mechanism, slowest step in mechanism is considered to be rate deciding step. Slowest step in mechanism is considered to be rate deciding step. Rate deciding step. ठीक है, उसे RDS कहते हैं। फायदा क्या है, जो रेट लो लिखेंगे हम इससे लिखेंगे। क्लियर है बेटा? अब इसका एक पूरा मैंने ना बुकलेट में पीछे मल्टीपल आज आगे करने, कुछ मैं यहाँ करवा देता हूँ। एक टॉपिक दिया हुआ है एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स सेक्शन, कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ करवा देता हूँ कैसे कैसे, है ना। जैसे देखो, एक क्वेश्चन है 55, ये आपको ऐसे रिएक्शन दिया हुआ है 2A + B gives D + C। इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है, स्टेप 1 A + B C + और स्टेप 2 लिखा हुआ है A + C E। ये लिख रखा है स्लो, ये लिख रखा है फास्ट, ये लिख लो पहले कॉपी पे। अब ये तो दिख ही रहा है भी, मैकेनिज्म लिखा हुआ, तो बताओ ये एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स? ये तो पता ही चला ना, अगर 2 स्टेप है तो क्या है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके बारे में मुझे थोड़ा बताओ। पहला पॉइंट, इसका RDS कौन सा है, स्टेप 1 या स्टेप 2? स्टेप 1। दूसरा, एक पूछेगा रेट लॉ क्या लिखोगे,
के किससे लिखोगे बेटा रेट लॉ? फर्स्ट से लिखो, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाना है। के फर्स्ट में ए के कोएफिशिएंट कितने हैं 1, बी के कितने हैं 1। तो एग्जैक्टली आज हमें समझ आई बात कि क्यों हम लॉ ऑफ मास एक्शन अभी तक पढ़ भी रहे हैं। अगर गलत है तो पहले क्यों नहीं उसे रिजेक्ट कर दिया? गलत नहीं है, गलत नहीं है, सही है। लेटर ऑन हमें समझ आई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी है ऑर्गेनिक में। तो कॉम्प्लेक्स के लिए उसने बताया भी मेरा तो लॉ सही है, लेकिन तुम मैकेनिज्म लिखो, तुम पता करो कौन सा स्लोएस्ट स्टेप है, उससे लिखोगे तो तुम्हारा सही आएगा रेट लॉ भी और लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो इसलिए आज भी हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, कैसे लिखेंगे? के ए की पावर 1 बी की पावर 1। इट मींस ओवरऑल ऑर्डर कितना है रिएक्शन का? तो ये एनसीईआरटी में तो अपनी तरफ से सही किया हुआ है, उन्होंने तो वही समझाया इसे कि लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद ही जस्ट ये टॉपिक दिया था जो आपको, लेकिन हमें वो कंफ्यूज करता है ना, हमें वो सारा कंफ्यूज कर देता, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, वो था, उस पर ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इसे एंड पे करवा दिया। अदरवाइज आप रिलेट कर पा रहे हो कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्यों, क्या लिमिटेशन थी, सिर्फ कॉम्प्लेक्स में नहीं पता चलता, स्लो स्टेप से लिखा जाता। हो जाएगा बेटा, क्लियर है? लास्ट है इसमें, क्या कोई इंटरमीडिएट ढूंढ सकता है इस रिएक्शन में? कोई इंटरमीडिएट भी है? हाँ, कोई ऐसी स्पीशीज आपको दिख सकती है बीच में जो ना तो रेक्टेंट में है ना प्रोडक्ट में है। जो रेक्टेंट में नहीं है, प्रोडक्ट में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में आ रही है, उसे क्या कहा जाता है? इंटरमीडिएट। तो बस 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना तो आप कर ही सकते हो। कर लोगे बेटा? और क्वेश्चन करने का था इसका, देखो एक और कर लो, क्योंकि इसमें एक चीज और बता ही रहेगी, एक और कर लो। सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं 58। O3 O2 प्लस O प्लस O2 गिव्स 2O2। ये स्लो है, ये फास्ट है। ओवरऑल रिएक्शन ये है, ओजोन टूट जाता है जल्दी, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें एक और चीज सीखेंगे हम, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है? इंटरमीडिएट बता सकते हो कोई? ओ, एक ओ वाला इंटरमीडिएट है, क्योंकि ना तो रेक्टन में है कहीं ना प्रोडक्ट में। अगर ये सिंपल हो तो लॉ ऑफ मास एक्शन इसकी पावर कितनी बता रहा था? 2। लेकिन हम देखते हैं आती है या नहीं। बताओ इनमें से फर्स्ट या सेकंड किससे मैं रेट लॉ लिखूं इसका? सेकंड से लिखवाओ बेटा, रेट लॉ कैसे लिखें? रेट के रिएक्टेंट सेकंड में कौन कौन से हैं? ये वाला आरडीएस है, ओ है तो एक क्या है? O2। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया? 2 आ गया। लेकिन इसमें एक चीज और करनी पड़ेगी हमें। ओ आपने बता दिया भी ओ की कंसंट्रेशन की पावर 1 है, लेकिन ये मैकेनिज्म तो तुम्हें पता ना, किसी को तो तुमने ये रिएक्शन लिख के दी है, अब वो तो सोच में पड़ गया भी ये ना तो कहीं रिएक्शन में है ना प्रोडक्ट में, इसकी पावर 1 कह रहा है, मैं इसकी कंसंट्रेशन कहां से करूं? तो जो इंटरमीडिएट है उसकी कंसंट्रेशन जिसे आप बता रहे हो वो कहां से करेगा? ये तो तुम्हें पता ना कि मैकेनिज्म है। तुम्हें किसी रिएक्शन बीकर में करने के लिए तो यही दिया ना, एक तो ओजोन दिया उसे, उससे क्या बना रहा है? ऑक्सीजन। अब क्या तुम्हारे बीकर में ओ की कंसंट्रेशन ढूंढ पाओगे? इट मींस एक काम और करना पड़ेगा, कभी इंटरमीडिएट आ जाए तो उसे हमें चेंज करके देना पड़ेगा उसे। तो एक लिख लो, अगर कभी इसमें तुम्हारा इंटरमीडिएट आता है तो हमें थोड़ा सा हमारा काम बढ़ जाता है, हमें इसे चेंज करना है। और चेंज कैसे करना है? एक रिएक्शन तो तुमने यूज कर ही ली, जो एक रहेगी दूसरी, उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लो और उससे ओ की वैल्यू यहां भर दो। जैसे इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा इस रिएक्शन के लिए? ये तो मैंने यूज कर ही ली, एक रहेगी थी, एक जो रहेगी उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? ऊपर होते हैं क्या? प्रोडक्ट O2 की पावर 1, O की पावर 1, नीचे क्या होते हैं? रिएक्टेंट।
ऐसे लिख लोगे। वो कहता है इससे ना तुम ये कर सकते हो भी ओ की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ के, और वो यहां पुट करो। अगर इससे ओ की वैल्यू निकाल लें तो सोचो ओ की वैल्यू ऐसे आ जाएगी के इंटू O3 डिवाइड O2, ऐसे आ जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो आपको बस एक काम करना है कि अगर तुम्हारे रेट लॉ में कोई इंटरमीडिएट आता है तो तुम्हें उससे ऊपर रिएक्शन मिलेगा, उस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम लिखना है, और के इक्विलिब्रियम से किसकी वैल्यू निकालनी है, इंटरमीडिएट की। वो इंटरमीडिएट की वैल्यू यहाँ पे भर दो, तुम्हारा इंटरमीडिएट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ इंटरमीडिएट की वैल्यू भरते हैं, देखो क्या बनेगा, के इंटू O2 है बेटा, यहाँ से लिखा मैंने O एंड O3 है, यहाँ पे O3 है बेटा, तो यहाँ O3 कर लो, चेक करना O3 है यहाँ, तभी बैलेंस होगा ना। O प्लस O3 क्या बनेगा, 2O2। O की वैल्यू भर दो, अगर O की वैल्यू भरें, भरो यहाँ पे क्या आएगा, O की वैल्यू यहां से उठा लो, के इक्विलिब्रियम इंटू O3 डिवाइड O2, ये O की वैल्यू भरी है मैंने, ठीक है। और एक जो पहले से था वो तो रखना ही है, पहले क्या था O3, के और के एक नया कांस्टेंट बना दो, क्योंकि कांस्टेंट हम एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ये भी किया है, ये भी किया है, एक नया कांस्टेंट जो रेट कांस्टेंट कह देंगे के डैश। हाँ, O3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 ये 2, और O2 की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस। तो हमने इंटरमीडिएट खत्म करना है, इंटरमीडिएट खत्म करके हमारा ऐसे इक्वेशन बनेगा। तो बस दो तरह के क्वेश्चन है, एक पहले करवा दिया आपको, उसमें सीधा रेट लॉ लिखा किससे, स्लो स्टेप से। दूसरा, अगर स्लो स्टेप में क्या आ गया इंटरमीडिएट, तो आपको वहां नहीं छोड़ना, आपको एक ऊपर और इक्वेशन दिया जाता है, उसका आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो, उससे आप किसकी निकालते हो वैल्यू, इंटरमीडिएट की, और वो यहां भर देते हो, ये इक्वेशन बन जाता है। अब इसमें O3 की पावर 2 आ रही है, O2 की पावर कितनी आ रही है, -1। चेक करो ये आंसर आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे दो तरह के क्वेश्चन आए, हो जाएगा बेटा, करो फिर। तो बुकलेट के पीछे क्वेश्चन करने स्टार्ट करो। मैंने आपको पहले कितने डाउट ले लिए थे, 36। कल कितने करके लाओगे, चेक करो। कल एक तो शीट के डाउट लूंगा जो ये है अर्गेनियस वाला, है ना। एक बुकलेट में देखो कितने क्वेश्चन करके लाओगे, और सारे कर लाओगे, 60 60 तक कर लाओ बेटा, ठीक है। एक 60 तक कर लो, जिसको नहीं मिला बुकलेट, अगर कोई रह गया तो भी ले जाओ जाते हुए, ठीक है। चलो एक काम करो, एनसीईआरटी ले आओ क्लास में, है ना। एक जो पेज छोड़ा था मैंने, आज जाके एक बार रीडिंग दे लो, और एनसीईआरटी ले आओ, टॉपिक एक बार रीड करके आओ सारा, ठीक है। ये बंद करना, वहां से बंद करना, बस वो बटन दबा देना, वो बटन दबा देना।